मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस क्वेश्चन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ताकि आने वाले टाइम में आप सभी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और पहले खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, तभी सोल्यूशन पर मूव करेंगे। चलिए, सारे लोग उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग गुरु 2.0 पे। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और आज हम लोग अराउंड 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज के अपने इस सेशन के पहले सेट ऑफ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ठीक है, हमारा पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है 10 boxes are arranged from top to bottom. No box is placed below the box E. More than 2 boxes are placed below box S. 3 boxes are placed between box Q and box S. No box is placed between box B and box Q. Box T is placed below box B but above box S. Box C is placed immediately below box T. At most 2 boxes are placed between box S and box B. Box A is placed just above box Q but not at the topmost position. Box R is placed above box D but below box P. तो ये है हमारी ये बॉक्स बेस्ड पजल। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं अपने इस पज़ल के सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो 10 बॉक्सेस की अरेंजमेंट है। तो जैसा कि मैं हमेशा से बताता हूँ उस तरीके से अरेंजमेंट अपनी बना लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से देख लेते हैं। नो बॉक्स इज़ प्लेस्ड बिलो द बॉक्स ई। बॉक्स ई से नीचे किसी तरह की कोई दूसरी बॉक्स नहीं प्लेस हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि बॉक्स ई की प्लेस हमारे पास फिक्स मिल गई कि वो एट पोजीशन नंबर 1 पे ही प्लेस होगा। ठीक है, आगे मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स एस। बॉक्स एस के नीचे 2 से अधिक बॉक्स प्लेस होंगे, यानी कि एस यहाँ नहीं, एस यहाँ नहीं और एस यहाँ भी नहीं, क्योंकि मोर देन 2 होनी है। यदि एस यहाँ पे प्लेस करते हैं तो 1, 2 केवल 2 बॉक्स होती है, यानी कि एस के लिए जो पॉसिबल केसेस होंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी एस बैठ सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे 3 boxes are placed between box Q and box S। हमें S की पोजीशन पता नहीं, हमने साइड में हिंट नोट कर लिया कि Q और बॉक्स S के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये हो गया 3 बॉक्सेस। ठीक है, इसके बाद बोला गया है नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन
बॉक्स बी एंड बॉक्स क्यू। बॉक्स बी और बॉक्स क्यू के बीच में कोई बॉक्स प्लेस नहीं होता, यानी कि ये या तो इमीडिएट अबव होगा या तो क्यू के इमीडिएट बिलो होगा बी। यही तो दो केस है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्स टी इज़ प्लेस्ड बिलो बॉक्स बी। अब बॉक्स बी से नीचे कहीं भी बॉक्स टी का प्लेसमेंट है, बट अबव द बॉक्स एस, और टी जो है ये बॉक्स एस से ऊपर में प्लेस होता है, लेकिन कितना ऊपर ये पता नहीं, हमने इंडिकेट कर लिया। बॉक्स टी इज़ प्लेस्ड बिलो टू बॉक्स बी बट अबव टू बॉक्स एस, ठीक है। इसके बाद बोला गया बॉक्स सी इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स टी। बॉक्स सी इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स टी, ठीक है। टी के इमीडिएट नीचे कौन सा बॉक्स है, वह बॉक्स सी, ठीक है। इसके बाद है एट मोस्ट टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड बॉक्स बी। अब बोला गया कि बॉक्स एस और बॉक्स बी में मैक्सिमम जो बॉक्सेस की डिफरेंस होंगी वो होंगी 2 मैक्सिमम। ये एक भी हो सकता है या मे बी ऐसा भी हो कि एक भी डिफरेंस ना हो, तो हम एट मोस्ट वाली केस ही कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे हम इंडिकेट कर लेते हैं एट मोस्ट 2 बॉक्सेस गैप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये पज़ल, है ना। तो चलिए अपनी नेक्स्ट हिंट देखते हैं। हमने देख लिया कि एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स क्यू। अब बॉक्स क्यू से इमीडिएट ऊपर बॉक्स ए प्लेस होता है। बॉक्स ए प्लेस्ड इमीडिएट अबव टू बॉक्स क्यू, ऐसा है। यानी कि ये जो है ये केस थी कि बी और क्यू के बीच में किस तरह की कोई बॉक्स की डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमें बता दिया गया कि बॉक्स ए जो है वो क्यू के इमीडिएट अबव है, यानी कि बी जो होगा वो क्यू के इमीडिएट अबव नहीं बैठेगा। तो ये केस हमारी हो गई ख़त्म, ठीक है। यानी कि बी जहाँ कहीं भी बैठेगा वो क्यू से इमीडिएट बिलो बैठेगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, बॉक्स ए इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स क्यू बट नॉट एट टॉप मोस्ट पोजिशन। और यह भी बता दिया गया कि बॉक्स ए जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन में नहीं बैठेगा, ठीक है। और इसके बाद बोला गया कि बॉक्स आर इज़ प्लेस्ड अबव बॉक्स डी। बॉक्स आर इज़ प्लेस्ड अबव बॉक्स डी, बट ये नहीं बताया कि इमीडिएट अबव या कितना अबव, हमने ऐसे इंडिकेट कर लिया। बट बिलो टू बॉक्स पी, और ये जो है वो पी के नीचे बैठता है, लेकिन कितना नीचे ये हमें पता नहीं है। तो ये सारी हिंट्स हैं जो हमें इस क्वेश्चन के लिए दी गई हैं। हमें इतने हिंट में अपने इस 10 बॉक्स अरेंजमेंट को अब सोल्व करना है। तो चलिए अब अरेंजमेंट देख लेते हैं। यदि एस हम पोजीशन नंबर 4 पे ले लेते हैं, तो एस और क्यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं होनी है, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये हो गई हमारी बॉक्स क्यू की पोजीशन। और क्यू के इमीडिएट अबव में होना है ए को, तो ए यहाँ पे हमने दे दिया एट पोजीशन नंबर 9, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन में नहीं हो सकता, ठीक है। और यानी कि इस हिंट को हमने यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब बोला गया है क्यू और बी के बीच में किस तरह की कोई डिफरेंस नहीं है। क्यू के ऊपर ऑलरेडी ये है, तो नीचे वाली प्लेस खाली है पोजीशन नंबर 7, तो हमने बी को पोजीशन नंबर 7 पे प्लेस कर दिया, यानी कि हमने इस हिंट को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि बी और एस के बीच में मैक्सिमम टू बॉक्सेस की गैप होगी, और यहाँ पे 2 बॉक्सेस की गैप हमें दिख भी रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने अपने इस हिंट को यूज़ कर लिया, ठीक है।
हम हटा देते हैं जिन हिंट्स को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब हमारे पास बचती हैं केवल 3 हिंट्स। अब देखिए, B इज़ अबव टू T एंड T इज़ अबव टू S, और T के इमीडिएट नीचे होना है C को, यानी कि T जो है वो B से नीचे बैठेगा और S से ऊपर बैठेगा, और T के इमीडिएट बिलो में C बैठेगा। यानी कि पोजीशन नंबर 6 में हमने T को प्लेस किया और पोजीशन नंबर 5 में हमने C को प्लेस किया। यानी कि हमने अपनी इन दोनों हिंट्स को भी यूज़ कर लिया। अब बची केवल एक हिंट। ठीक है, P जो है वो R के ऊपर है और R जो है वो D के ऊपर है और 3 पोजीशंस खाली हैं। हम एज इट इज़ लगा देते हैं, P एट पोजीशन नंबर 10, R एट पोजीशन नंबर 3 एंड D एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने अपनी सारी हिंट्स यूज़ कर ली। ठीक है, तो हमारा जो इस पज़ल का अरेंजमेंट तैयार हुआ वो हुआ ये, और ये हमारी इस पज़ल की करेक्ट अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस पज़ल की सॉल्यूशन समझ आई होगी। यदि आप में से किसी को भी ज़रा सा भी डाउट रह गई हो इस पज़ल के सॉल्यूशन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ पज़ल पे। एक बार फिर से मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे आज के सेशन के दूसरे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आने वाले टाइम में आप सभी को प्रॉब्लम ना आए और आप प्रैक्टिस कर सकें इस क्वेश्चन की अपने फ्री टाइम में। चलिए दोस्तों, अब अपने सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, ईच पोर्शंस A, B, C, D, E, F, G and H are seated in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing towards the north direction and the rest are facing towards the south direction. Each sits third to the right of D. 3 portions sit between H and B. Who sits to the left of D? E sits third to the left of B and is an immediate neighbor of H. H is the only neighbor of G who faces same direction as D. A sits second to the right of B and faces north. C sits third to the left of F. A and F faces same direction. Portions sitting at the extreme ends are facing same direction. E faces same direction as G. C and H faces opposite direction to that of E. ठीक है, तो चलिए अपनी अरेंजमेंट देख लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। 8 पोर्शंस की अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और केस ड्रॉ कर लेते हैं हम, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए अब हिंट्स देख लेते हैं। H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। साइड में नोट कर लेते हैं, H सिट्स थर्ड राइट ऑफ D। ठीक है, नेक्स्ट हिंट पे देखते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या दी गई है हमारे? नेक्स्ट हिंट दी गई है 3 पोर्शंस sit between H and B and B sits to the left of D. ठीक है, 3 portions sit between H and B. 3 portions sit between H and B. 1 2 3. This is B. 3 portions. And B sits to the left of D. B sits to the left of D. बट कितनी लेफ़्ट पे कितने पोर्शन के डिफरेंस पे ये हमें नहीं दी गई है। ठीक है, E sits third to the left of B. E sits third to the left of
B and is an immediate neighbor of H. और E जो है वो H का इमीडिएट पड़ोसी भी है। ठीक है, आगे H इज़ द ओनली नेबर ऑफ G। H और G जो है वो H का एकमात्र पड़ोसी है। ठीक है, यानी कि हो ना हो G कहीं ना कहीं हमारे एक्सट्रीम एंड पे ही बैठेगा। ठीक है, क्योंकि G केवल एकमात्र H का पड़ोसी है। या तो हो सकता है कि हमारा H एक्सट्रीम एंड पे बैठे या तो G एक्सट्रीम एंड पे बैठे। ठीक है, हम कहाँ थे? H इज़ द ओनली नेबर ऑफ G हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज D। अब देखिए G और D जो है ये सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट A sits second to the right of B। B के सेकंड राइट में A बैठा है एंड फेसेस नॉर्थ। और एक ही डायरेक्शन हमें बता दी गई कि A इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद बताया गया है C sits third to the left of F। C sits third to the left of F। C sits 3 left of F। ठीक है, इसके बाद बोला गया A एंड F फेसेस सेम डायरेक्शन, यानी कि A यदि नॉर्थ फेस करता है तो F की भी डायरेक्शन क्या होगी? F भी नॉर्थ डायरेक्शन को ही फेस करेगा। ठीक है, दो पर्सन्स की हमें डायरेक्शंस मिल चुकी हैं। Persons sitting at extreme ends are facing same direction। यदि फर्स्ट केस में ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये पोर्शन भी नॉर्थ फेसिंग होगा, और सेकंड केस में हम कंसिडर कर लेते हैं यदि ये पोर्शन साउथ फेसिंग है तो इस एक्सट्रीम एंड वाला भी साउथ फेसिंग ही होगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है E faces the same direction as G। E and G faces same direction। ठीक है, C and H faces opposite direction to that of E। अब बताया गया है कि C and H faces opposite direction of E। E जिस डायरेक्शन में फेस करेगा C और H उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करने वाला है। ठीक है, तो इतनी सी हिंट हमें दी गई है। ओके, चलिए अब अपने इस अरेंजमेंट को सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको? हमें क्या क्या दिया गया है? ये नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, हम फर्स्ट केस में देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस पर्सन को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम ए को फर्स्ट केस में एक एक्सट्रीम एंड पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो B के सेकंड राइट में A को होना है 1 2, तो B यहाँ पे प्लेस करेंगे और B फेसिंग हो जाएगा साउथ। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं, या फिर चलिए पहले अपने फर्स्ट केस में ही हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। H और B के बीच में 3 पोर्शंस B है, इसके लेफ़्ट साइड पे तो किसी तरह की कोई चांस ही नहीं बनेगी। तो 1 2 एंड 3 पोर्शंस 1 2 3, तो H हमारा कहाँ प्लेस होगा? H हमारा इस पोजीशन पे प्लेस होगा। और बताया गया था कि G और H, G जो है वो एकमात्र H का पड़ोसी है। ठीक है, यानी कि G ऑब्वियसली
कहाँ प्लेस होगा? एक्सट्रीम एंड में प्लेस होगा। ठीक है, आगे इसको हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने यूज़ कर लिया। अब जो है डी के लेफ़्ट में बी बैठता है, लेकिन कितना लेफ़्ट में ये मालूम नहीं है। बी के 3 लेफ़्ट में ई बैठता है, ये हिंट 1 2 3 ई यहाँ पे प्लेस हो गया। इस हिंट को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब डी के 3 राइट में एच को बैठना है। यदि डी ये है तो 1 2 3 नहीं होगा, डी 1 2 3। हमने डी को यहाँ पे प्लेस कर दिया, फेस कर दिया इसको नॉर्थ, तो डी के 3 राइट में एच 1 2 3। इस हिंट को हमने यूज़ कर लिया। अब डी के लेफ़्ट में बी को बैठना है, डी के लेफ़्ट में बी बैठा है, ये हिंट हो गया। ई और एच पड़ोसी है, ई और एच पड़ोसी है, ये हिंट लग गया। एफ़ के 3 लेफ़्ट में सी बैठा है, 2 पोजीशंस खाली हैं। एफ़ ये भी हो सकता है या एफ़ ये भी हो सकता है, एफ़ और सी, सी और एफ़। ठीक है, अब आगे कौन सी हिंट बच गई है? सी और एच जो है वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में को फेस कर रहा है। अभी हमें ई की डायरेक्शन नहीं मालूम है। ई और जी सेम डायरेक्शन में फेस करता है, यानी कि जी हमारा नॉर्थ में इस केस में फेस कर रहा है, तो ई भी हमारा नॉर्थ में फेस करेगा। ठीक है, ई भी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा। यदि ई नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो सी और एच जो होगा वो ऑब्वियसली साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा। ठीक है, एच को हमने कहा कि ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, और हमारी जो सी होगी वो भी साउथ डायरेक्शन को फेस करेगी। और एफ़ के बारे में बताया गया है कि एफ़ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो ऐसे में हमें एफ़ की फ़ाइनल पोजीशन पता लग गई और सी की भी फ़ाइनल पोजीशन पता लग गई। यदि एफ़ ये है, ये नॉर्थ फेसिंग है, तो इसके 3rd लेफ़्ट 1 2 3 सी यहाँ होगा। और सी के बारे में ऑब्वियस है, हमें बताया गया था कि सी एंड एच फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। ई नॉर्थ फेसिंग है, एच ऑलरेडी हमने साउथ फेसिंग कर दिया, तो सी हमने यहाँ पे साउथ फेसिंग कर दिया। तो यहाँ तो हमारी अरेंजमेंट बन के हो गई है तैयार, और हमारी करेक्ट अरेंजमेंट इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट की है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारे इस सिटिंग अरेंजमेंट की सॉल्यूशन समझ आ गई होगी। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आपके सामने अब हमारे सेशन के आज का 3rd क्वेश्चन है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फर्दर सहूलियत हो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और पहले खुद से सॉल्व करें, तभी सॉल्यूशन पे मूव करें। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आज के सेशन के तीसरे क्वेश्चन पे, 3rd सेट ऑफ क्वेश्चन। ये है 10 persons M, N, O, P, Q, R, S, T, U and V are living in a 5-story building such as ground floor is numbered as first, just above floor is numbered second and so on till the topmost floor is numbered as 5th. Each of the floors has 2 flats, that is flat A and flat B. Flat A of floor 2 is immediately above flat A of floor 1 and immediately below flat A of floor 3 and so on. In the same way, flat B of floor 2 is immediately above flat B of floor 1 and immediately below flat B of floor 3 and so on. Flat A is in west of flat B. All the information is not necessarily in the same order. O lives to the southeast of M. U lives on an odd numbered floor. M and U lives in the same flat. P lives to the west of T, who lives on an even numbered floor. There are 2 floors gap between P and M's floor. S lives
to the northwest of O. N and S lives on the same floor. O lives above T's floor. V lives on the southwest of T. R lives on the topmost floor. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले फ्लोर्स. 5, 4, 3, 2, 1. This is flat A, this is flat B. Flat A, flat B. ठीक है. ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से अपने हिंट्स को देख लेते हैं. ओ लिव्स ऑन साउथ ईस्ट ऑफ एम. सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन शो कर लेते हैं. दिस वन इज़ नॉर्थ, दिस वन इज़ साउथ, दिस वन इज़ ईस्ट, दिस वन इज़ वेस्ट. ठीक है. अब बोला है कि ओ लिव्स टू दी साउथ ईस्ट ऑफ एम. ठीक है, यानी कि एम इधर कहीं होगा. कुछ ऐसा. ठीक है, पता नहीं कि कितना नीचे, बट साउथ ईस्ट में होगा. ठीक है. नेक्स्ट हिंट. यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर. यू जो है वो ऑड नंबर्ड फ्लोर में प्लेस होता है, यानी कि यू या तो 5 में होगा, या तो 3 में होगा, या तो फ्लोर नंबर 1 में होगा. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट हिंट देख लेते हैं. नेक्स्ट हिंट क्या दिया गया है. हमें नेक्स्ट हिंट दिया गया है एम एंड यू लिव इन द सेम फ्लैट. एम और यू सेम फ्लैट में रहते हैं. M and U same flat. ठीक है. नेक्स्ट हिंट. P lives to the west of T. P lives to the west of T, यानी कि ओब्वियस है कि कहीं ना कहीं ये दोनों सेम ही फ्लोर नंबर पे रहेंगे, बट इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स. ठीक है. और इसी में आगे कंटिन्यूशन में दिया गया कि P लिव्स टू द वेस्ट ऑफ T हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर. अब बताया गया T के बारे में कि T जहाँ कहीं भी रहता है वो इवन नंबर फ्लोर पे ही रहता है, यानी कि या तो फ्लोर नंबर 4 पे रहेगा T, या तो फ्लोर नंबर 2 पे रहेगा. ठीक है. ठीक है, तो एक काम हम कर लेते हैं. हम अपने केस 1 में T को 4th फ्लोर पे प्लेस कर देते हैं. तो उस अकॉर्डिंग P आएगा हमारे फ्लैट नंबर A में फ्लोर नंबर 4 पे. और अपने केस नंबर 2 में T हम प्लेस करते हैं फ्लोर नंबर 2 में, तो P भी यहाँ पे ही प्लेस होगा. ठीक है. तो T तो हमने प्लेस कर दिया, T को यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हिंट. There are 2 floors gap between P and M's floor. अब यहाँ पे P है तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर. इसके अकॉर्डिंग M तो
प्लेस करना होगा फ्लोर नंबर 1 पे। यहाँ पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर, m को प्लेस करना होगा फ्लोर नंबर 5 पे। ठीक है, यदि हम अपने केस 1 में m को फ्लैट a ऑफ फ्लोर नंबर 1 में प्लेस करते हैं तो ये जो कंडीशन दी गई थी हमें, हमारी फर्स्ट कंडीशन की o सिट्स टू दी साउथ ईस्ट ऑफ m, ये हम नहीं प्लेस कर पाएंगे, तो हमारा केस नंबर 1 हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, तो बचता है केवल हमारे पास केस नंबर 2। तो कहीं ना कहीं अब जो हमारी अरेंजमेंट बनेगी वो हमारे केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया था कि m एंड u सेम फ्लैट में रहता है, यानी कि m यदि फ्लैट a में है तो u भी कहीं ना कहीं हमारा फ्लैट a में ही प्लेस होगा। ठीक है, u के लिए तो हमारी फ्लोर नंबर 5 की पोजीशन ख़त्म हो गई, केवल 2 पोजीशंस बची, या तो फ्लोर नंबर 3 या तो फ्लोर नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हिंट देख लेते हैं। अब बोला गया है कि S लीव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ O, S लीव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ O, यानी कि S कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। S लीव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ O, N एंड S लिव ऑन द सेम फ्लोर। N और S जो है वो सेम फ्लोर में रहते हैं। N एंड S लिव ऑन द सेम फ्लोर, यानी कि इनमें से एक फ्लैट नंबर A में रहेगा और दूसरा फ्लैट नंबर B में रहेगा, बट ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, O lives above T's floor, O lives above T's floor। अब बोला गया कि O T के फ्लोर से ऊपर रहता है, लेकिन कितना ऊपर ये नहीं मालूम, हम बस यहाँ पे इंडिकेट कर लिए कि O lives above T's floor। ठीक है, इसके बाद बोला गया V lives to the south west of T, V lives to the south west of T। यदि ये T है तो साउथ वेस्ट क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और ऐसे में हमारे पास केवल एक ही पोजीशन है V के लिए, वो है फ्लोर नंबर 1 फ्लैट A। V को हमने प्लेस कर दिया, यानी कि हमने अपने इस हिंट को लगा दिया। ठीक है, हमने ये हिंट भी लगा दी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि अब ये देखिए V तो यहाँ पे फ्लैट नंबर A ऑफ फ्लोर 1 हमने लगा दिया, तो U की पॉसिबिलिटी यहाँ से भी ख़त्म हो गई। तो U के लिए एक ही पोजीशन खाली बची, वो बची कौन सी, फ्लोर नंबर 3 फ्लैट नंबर A। तो हमें U की पोजीशन मिल गई, U यहाँ पे प्लेस हो गया, यानी कि U की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, चलिए, यानी कि सेम फ्लैट में था, इस हिंट को हमने लगा दिया बिल्कुल करेक्टली। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है, O lives above T's floor, V lives to the northwest of T and R lives on the topmost floor। R lives on the topmost floor बताया गया हमारे लास्ट हिंट में, तो फ्लैट B ही बची हुई है हमारे टॉपमोस्ट फ्लोर में, तो ये हमारी R की प्लेसमेंट होगी फ्लैट नंबर B एट फ्लोर नंबर 5। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं, अब क्या बोला गया है, N एंड S लिव ऑन दी सेम फ्लोर, और S जो है वो O के नॉर्थ वेस्ट में बैठा है। सेम फ्लोर यानी कि ये पोजीशन खाली है, तो ये S ये N, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि N और S सेम फ्लोर में, सेम फ्लोर में मैंने बिठा दिया सबसे पहले। तो उसके बाद बोला गया है कि S जो है वो O के नॉर्थ वेस्ट में बैठा है, तो नॉर्थ वेस्ट होने के लिए पोजीशन यही होगी, तो O हमारा यहाँ पे प्लेस होगा। यहाँ पे ये O क्यों प्लेस होगा, क्योंकि वो T के ऊपर है, और M के साउथ ईस्ट में O को प्लेस होना है। ऑलरेडी हो गया, यानी ये हिंट लग गई, ये भी लग गया।
और ये भी लग गया और ये भी लग गया। तो अब इसके बाद हमारे पास कौन सा पर्सन बचता है? केवल एक ही पर्सन बचता है। वो पर्सन कौन सा है? वो है पर्सन Q। तो Q प्लेस हो गया कहाँ पे? एट फ्लोर नंबर 1 फ्लैट नंबर B। तो हमारे इस फ्लोर बेस्ड पजल की करेक्ट अरेंजमेंट बन के तैयार हुई, वो हुई ये। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि किसी को भी इस सॉल्यूशन में ज़रा सी भी डाउट रह गई हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से क्लियर करें और आपके हर डाउट्स का सॉल्यूशन हमारे एंड से आप सभी को दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये हमारे आज के सेशन का चौथा और आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें अपने फर्दर रेफरेंसेस के लिए और पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे मूव करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि लोग ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में कैसे डील करें वो सीख पाएँ। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने इस रीजनिंग के सेशन के रीजनिंग के हमारे आज के सेशन के फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है 10 पोर्शंस E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 and E10 are sitting around a circular table facing towards the center of the table but not necessarily in the same order. E6 sits second to the right of E1. Two portions sit between E6 and E3 who sits second to the left of E5. E8 sits second to the right of E5. E7 is opposite to E9 and sits third to the left of E10. E1 is not an immediate neighbor of E10. E2 sits opposite to the one who sits immediate left of E1. ठीक है, इतनी सी दी गई है। तो सबसे पहले 10 पोर्शंस की सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो हम ड्रॉ करते हैं। केस 1, केस 2, ठीक है। टेन पोर्शंस, ठीक है। सबसे पहला हिंट बोला गया है E6 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E1। ये हमने E1 बोल दिया और E6 के बारे में बताया गया सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E1 1 2, यानी कि E6 हमारा इस पोजीशन में बैठेगा। इस केस में भी हम वही करते हैं, E1 सेकंड राइट 1 2, ये हो गया हमारा E6, ठीक है। नेक्स्ट हिंट, two portions sit between E6 and E3, ठीक है। two portions 1 2, तो फर्स्ट केस में E3 को हमने E6 के राइट में बैठा दिया, सेकंड केस में 1 2 E3 को E6 के हमने लेफ्ट में बैठा दिया, ठीक है। समझ आ रहा है? इसके बाद बोला है two portions sit between E6 and E3 who sits second to the left of E5, यानी कि E3 जो है वो अब E5 के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। E5 के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, इस वाले केस में E5 यहाँ बैठना होगा तभी तो सेकंड लेफ्ट में E3 बैठेगा, और इस वाले केस में E5 को यहाँ पे बैठना होगा तभी तो E3 इसके सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। हमारी नेक्स्ट हिंट, E8 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E5। अब E8 जो है वो E5 के सेकंड राइट में बैठा है। E5 हमारा यहाँ है, इसके सेकंड राइट में 1 2, यानी कि 1 2 फर्स्ट केस में E8 इस पोजीशन में बैठेगा। हमारे केस नंबर 2 में E5 के सेकंड राइट 1 2, तो E8 हमारा इस पोजीशन में बैठेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा।
यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लियर करें अपने डाउट को, है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। आगे बताया गया कि E7 सिट्स ऑपोजिट टू E9। E7 सिट्स ऑपोजिट टू E9। E7 E9 हमें कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है, हम साइड में नोट कर लेते हैं। E7 सिट्स ऑपोजिट टू E9, ये हुई एक हिंट। इसके बाद इसी सेम स्टेटमेंट में आगे बताया गया है E7 सिट्स ऑपोजिट टू E9 एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E10। और E7 जो है ये कितने लेफ्ट में बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E10, 3 लेफ्ट ऑफ E10, ये एक हिंट हुई, ठीक है। आगे बोला गया E1 इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E10। E1 इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E10, यानी कि इस वाले केस में E10 इस वाले पोजीशन में कभी नहीं बैठ सकता। और यहाँ पे तो ऑलरेडी E3 और E5 बैठी हुई है, तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। E2 सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E1। अब E1 के इमीडिएट लेफ्ट में E8 बैठा है, यानी कि E8 के ऑपोजिट में कौन बैठेगा, E2 बैठेगा। हमने E2 को E8 के ऑपोजिट में प्लेस कर दिया। केस 2, E1 के इमीडिएट लेफ्ट में E3 और E3 के ऑपोजिट में कौन बैठेगा, E2 बैठेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, और बस इतनी ही हिंट दी गई है हमें। अब हमारे पास केवल बचती है ये 2 हिंट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। E10 के 3 लेफ्ट में E7 बैठता है। यदि E10 हम इसको कहते हैं तो इसके थर्ड लेफ्ट 1, 2 एंड 3 E3 बैठा हुआ है, ठीक है। यदि E10 हम इसे कंसिडर करते हैं तो 1, 2, 3, तो E7 यहाँ बैठेगा, तो E9 यहाँ बैठेगा। यदि E10 हम इसे कंसिडर करते हैं तो 1, 2 नॉट पॉसिबल, तो E10 हमारा इस पोजीशन में प्लेस होगा। और इसके 3 लेफ्ट में E7, 1, 2 एंड 3, E7 यहाँ पे प्लेस हुआ। और E7 के ऑपोजिट में कौन बैठा है, E9 बैठा है, तो E9 यहाँ पे प्लेस हुआ, ठीक है। E10 तो ऑलरेडी प्लेस हो गया, तो इससे हटा देते हैं। इस वाले केस में देखते हैं E7 और E10। यदि ये E10 है तो 1, 2, 3 E7 यहाँ प्लेस होगा, लेकिन इसके ऑपोजिट में बैठना है E7 के ऑपोजिट में E9 को। E1 ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। E10 1, 2, 3 नॉट पॉसिबल, E10 1, 2, 3 नॉट पॉसिबल, E10 1, 2, 3 नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमारी ये जो केस 2 हुई ये हो गई रॉन्ग, ठीक है। ये हो गई हमारी ख़त्म, ठीक है। केस 2 हमारी हो गई ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी जो केस 1 की अरेंजमेंट थी ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब देखना हमें ये है कि कौन सा पर्सन अभी मिसिंग रह गया। वो मुझे दिख रहा है कि E4 जो पर्सन है वो अब इस केस में केवल मिसिंग रह गया है, तो E4 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी हमारे आज लास्ट इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की या फिर लास्ट सेटिंग अरेंजमेंट की करेक्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और यदि आपके पास हमारे वीडियोस को और इम्प्रूवमेंट करने की कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन सजेशंस को दें, सजेशंस शेयर करें, हम उसे इम्प्लीमेंट करने की 100% कोशिश करेंगे। और आज के सेशन में डिस्कस हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पर्सन को ज़रा सी भी डाउट रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछकर उन डाउट्स को क्लियर करिए। आपके डाउट्स को हम 100%, 110% डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से बोलूँगा कि आने वाले टाइम में जो एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं उन एग्ज़ामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन की ये क्वेश्चंस थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग पैटर्न्स में चल रहे हैं। तो
तो ऐसे केस में यदि आप में से किसी को भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम यदि आती है तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने परफेक्ट बनोगे इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट सेक्शन में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन में अपनी प्रिपरेशंस और स्ट्रेटजीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करें और एग्ज़ामिनेशंस क्रैक करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,